हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो पर्यावरण विषय के जैव विविधता और उसके तप्त स्थल टॉपिक पर बनाया गया है। यह वीडियो आने वाले आपके सभी एक दिवसीय एग्जाम जैसे सीजीपीएससी, व्यापम, पुलिस, सब इंस्पेक्टर और मुख्य रूप से एसीएफ राज्य फॉरेस्ट सर्विस जो एग्ज़ाम है उसके लिए विशेष करके लाभदायी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है, जैव विविधता का स्तर, जैव विविधता के प्रकार देखते हुए हम उसका संरक्षण की भी विधियाँ देखेंगे और अंत में देखेंगे कि जैव विविधता का ह्रास के कारण क्या क्या है, जैव विविधता का महत्व क्या है। इन आधारों पर हम जैव विविधता को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या है। सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला, जैव अर्थात जीवन और विविधता अर्थात विभिन्नता। ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में जो विविध प्रकार की असमानता पाई जाती है वही असल में जैव विविधता है। ठीक है, सूक्ष्म रूप में पाए जाने वाले शैवाल तथा विशाल व्हेल मछली इसी विविधता के वजह से दृष्टिगोचर होते हैं। अब देखिए, आपको समझाते हैं सटीक शब्दों में। अगर समझाएं जैव विविधता क्या है, ये देखिए, ये इमेज से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थित सभी जीव जंतुओं और पादपों में पाए जाने वाली विविधता कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पादप, देखिए जीव जंतु और पादप दोनों आएंगे। जीव जंतु और पादपों के मध्य पाए जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। सटीक और कम शब्दों में आप ये समझे। देखिए यहाँ पे आपके डायग्राम में देखिए, पक्षी में भी देखेंगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। हमिंग बर्ड है ना, पिकॉक है, अपना पैरट है। उसी तरह अपना जानवर में भी बहुत सारे, फूल में भी बहुत सारे। मतलब आप देखो, जीव जंतु और पादपों में जो विभिन्नताएं हैं इन्हीं को ही जैव विविधता कहा गया है। उसके बाद आगे हम समझते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता किसी भी बायोम या पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, जैव विविधता। हमने देखा कि किसी भी पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की जो श्रेणी है, अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जो श्रेणी है, वही जैव विविधता है। एक लाइन में कहेंगे, जीव जंतु और पादपों के मध्य पाए जाने वाली विविधता जैव विविधता। जीव जंतु और पादपों के मध्य पाए जाने वाली विविधता जैव विविधता। अब देखते हैं, जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग या गढ़ने वाले अगर व्यक्ति का नाम आपसे पूछे तो वाल्टर जे रोजेन। वाल्टर जे रोजेन ने जैव विविधता शब्द सबसे पहली बार प्रयोग किया। इन्होंने ये शब्द दिया था 1985 में। यह सवाल लास्ट ईयर सीजीपीएससी का सवाल रहा है। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? वाल्टर जे रोजेन ने। जैव विविधता के पिता एडवर्ड ओ विल्सन, शॉर्ट में ए ओ विल्सन को कहा जाता है। जैव विविधता के पिता किसको कहा जाता है? ए ओ विल्सन। अब जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वहीं जैव विविधता दशक की बात करें तो 2011 से 2020 को, हाल ही में जो वर्ष अभी कंप्लीट हुआ है, 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ये भी अभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था कि जैव विविधता दशक कितने से कितने ईयर को कहा गया है, तो 2011 से 2020। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था, 2003 में लागू हुआ था। याद करेंगे, ये भी एग्जाम में आ चुका है सवाल कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2002 याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1987 में सर्वप्रथम जैव विविधता को परिभाषित किया गया था। वही उस परिभाषा के अनुसार क्या है देखते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकीय जटिलता जैव विविधता कहलाती है। वही बात है जो हमने देखा अभी। जैव विविधता से आशय जीवों के उस विविधता और संख्या से है जिसमें पौधे और जंतु दोनों शामिल है। फिर से वही बात कर रहा है कि पौधे और जंतुओं के मध्य पाए जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश में ब्राजील सबसे प्रथम है और भारत जो है विश्व के कुल जैव विविधता का 7.5 से 8% अपना कंट्रीब्यूट करता है।
जैव विविधता हेतु सबसे प्रथम और बड़ा प्रयास आपको 1922 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन में देखने को मिलता है, जिसके बाद वर्ष 1993 में जैव विविधता संधि पूरे विश्व में लागू हुई। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। ठीक है, जैव विविधता के प्रकार या स्तर। ठीक है, कि जैव विविधता के अलग अलग जो प्रकार हैं, जो स्तर हैं, उनको हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले जैव विविधता के प्रकार या स्तर में आप देखिए 3 स्तर या 3 प्रकार पाए जाते हैं जैव विविधता के। पहला है आनुवांशिकी विविधता, दूसरा है समुदाय या पारितंत्र विविधता और तीसरा है जातीय विविधता। पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझेंगे, हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये जैव विविधता के स्तर हैं। सबसे पहले आनुवांशिकी विविधता, दूसरा है समुदाय या पारितंत्र विविधता और तीसरा है जातीय विविधता। तो देखिए, आनुवांशिक विविधता अर्थात जीन्स में विभिन्नता। ठीक है, जहाँ जीन में विभिन्नता पाई जाएंगी, आनुवांशिक विविधता पाई जाएंगी, वो आनुवांशिक विविधता होगी। दूसरा क्या है, समुदाय या पारितंत्र विविधता। जब एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता, मतलब पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो अलग अलग जो विविधता पाई जाएंगी उसको क्या बोलेंगे, समुदाय या पारितंत्र विविधता। तीसरा क्या है, जातीय विविधता। विभिन्न जातियों के बीच विविधता, एक ही जाति के अंतर्गत जो अलग अलग प्रजाति होंगी उनमें जो पाई जाने वाली होंगी उसको बोला जाएगा विभिन्न विविधता। नीचे देखते हैं, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैव विविधता के प्रकार में, ठीक है, प्रजाति आधार पर एक ही प्रजाति जाति के मध्य जो विविधता मिलेंगी उसको जैव विविधता के प्रकार बोलेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा प्रकार की जैव विविधता, बीटा प्रकार की जैव विविधता और गामा प्रकार की जैव विविधता। अल्फा, बीटा, गामा, इसी के आधार पर जैव विविधता को मापा भी जाता है। तो अल्फा जैव विविधता किसको बोलेंगे, इसमें कुल प्रजातियों की संख्या को दर्शाया जाता है, आनुवांशिक विविधता दर्शाता है। ठीक है, तो अल्फा क्या है, आनुवांशिक विविधता को दर्शाता है। ये अल्फा, बीटा, गामा क्या है, ये जैव विविधता के मापन है। इसी से हम किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को अपना मापते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्फा क्या, अल्फा किस चीज़ को, अल्फा जैव विविधता किसको डिनोट करता है, आनुवांशिक विविधता को दर्शाता है और ये कुल प्रजातियों की संख्या को बताता है। तो याद रखेंगे, अल्फा बराबर कुल प्रजातियों की संख्या, अल्फा बराबर कुल प्रजातियों की संख्या और आनुवांशिक विविधता। बीटा बराबर एक ही प्रजातियों की कुल संख्या। ठीक है, एक ही प्रजातियों की कुल संख्या, याद रखेंगे, बीटा बराबर एक ही प्रजातियों की कुल संख्या और बीटा किसी भी मतलब एक प्रजाति की कुल संख्या है। तो ये आने वाले और जाने वाले जो हैं प्रजातियों की संख्या को बताता है। ठीक है, बीटा किसको डिनोट करता है, एक ही प्रजाति की कुल संख्या। और गामा क्या है, तो गामा याद रखिएगा अल्फा और बीटा के मध्य संबंध जो दर्शाता है वो गामा है। और गामा को ही अपना पारिस्थितिकीय विविधता कहा जाता है। पारिस्थितिकीय विविधता दर्शाता है जो गामा है कि अलग अलग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इनके बीच में जो अपना विविधता है उसको किससे दर्शाया जाता है, गामा से। इसको पारिस्थितिकीय विविधता कहा जाता है। जातीय विविधता भी दर्शाता है ये कि अलग अलग जो जाति पाई जाती हैं। तो अल्फा बराबर कुल प्रजाति की संख्या, आनुवांशिक विविधता। अल्फा बराबर कुल प्रजाति की संख्या, आनुवांशिक विविधता। बीटा बराबर एक ही प्रजाति की कुल संख्या। गामा बराबर पारिस्थितिकीय विविधता, याद रखेंगे। तो ये जैव विविधता के प्रकार था। अब हम देखते हैं जैव विविधता का विभाजन। जैव विविधता का विभाजन हमको करना है पूरे वैश्विक स्तर पर। जैव विविधता का विश्व स्तर पर विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, फिर अत्यधिक के बाद में अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में। देखिए, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ऐसे जो क्षेत्र में जैव विविधता का भंडार होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला जो क्षेत्र होगा, इनको जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ये सवाल आ चुका है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन को जैव विविधता का भंडार मतलब निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भूमध्य रेखा के समीप अत्यधिक जैव विविधता होती हैं, ये भी याद रखेंगे। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के समीप जाते जाएंगे जैव विविधता बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे जैव विविधता का ह्रास और कमी होता जाता है। वहीं उच्च अक्षांश कम जैव विविधता और निम्न अक्षांश अधिक जैव विविधता दर्शाते हैं। सिंपल है, भूमध्य रेखा से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये पूछा एग्जाम में। उच्च अक्षांश कम जैव विविधता, निम्न अक्षांश अधिक जैव विविधता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन घाटी में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक
जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन घाटी में, ये भी याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल या पश्चिमी घाट में पाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद में देखते हैं, दूसरा है प्रवाल भित्ति। हम लोग अभी सबसे पहला ही टाइप का विभाजन देख रहे हैं अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र का। उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा? अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में सबसे पहले क्या देखा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब हम उस पर देख रहे हैं प्रवाल भित्ति, समुद्रों का वर्षावन। ठीक है, प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है? समुद्रों का वर्षावन। मुख्य घटक जो प्रवाल भित्ति बने किससे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, प्रवाल भित्ति मूंगा चट्टान को ही बोला जाता है प्रवाल भित्ति। तो ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने भी होते हैं और इनका भोजन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये कैल्शियम जो जो कोरल, जो प्रवाल भित्ति, जो प्रवाल जो जीव है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं। इनका जो भोजन भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका जो अपना भोजन को खाने के बाद में जो पाचन के बाद में जो अपशिष्ट निकालते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए एक प्रवाल भित्ति का निर्माण ये करते हैं। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत में प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं अत्यधिक जैव विविधता क्षेत्र का तीसरा विभाजन, तीसरा है आर्द्र भूमि। ठीक है, इसको प्रकृति का किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का किडनी। आर्द्र भूमि ऐसा क्षेत्र को कहते हैं जहां स्थल और जल मंडल का संक्रमणकालीन क्षेत्र, मतलब जहां जल और स्थल मिलते हैं उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं, सीधा सीधा। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में आर्द्र भूमि की कुल संख्या वर्तमान में 42 हो गई है। आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु सूची का नाम मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में किया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु सूची का नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है? मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में। और भारत में आर्द्र भूमि की कुल संख्या 42। कमेंट करके आप सभी बताएंगे कि भारत में नवीनतम आर्द्र भूमि किसे घोषित किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे हम देखते हैं डी, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। ठीक है, बस उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, ये भी अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में आते हैं। दूसरा हम लोग विभाजन देखते हैं अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। जैसे कि ऊपर हमने देखा था, सबसे पहले अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, फिर अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, फिर कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, फिर निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो अब हमारा दूसरा है अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत में आएगा घास का मैदान, शीतोष्ण जलवायु। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत में क्या आता है? घास का मैदान, शीतोष्ण जलवायु। सार्गेसम सागर, जो अपना सार्गेसम सागर है, उत्तर अटलांटिक का जो हिस्सा है, ये इस क्षेत्र का एग्जाम्पल है। बस आपको ये याद रखना है कि अधिक जैव विविधता क्षेत्र में घास का मैदान, शीतोष्ण जलवायु आता है। अब आगे हमारा देखते हैं कम जैव विविधता वाला क्षेत्र। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र में उपध्रुवीय, ठीक है, सेमी उपध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। याद रखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? उपध्रुवीय, ठीक है, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, और जो है मरुस्थलीय क्षेत्र, ये आएंगे। उसके बाद में चौथा है निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आते हैं। सिंपल सा है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है, ये निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र में आएंगे। वहाँ कुछ भी नहीं उगता, कोई भी अपना जैव विविधता अधिक नहीं पाया जाता, एकदम कम, कुछ एक दो ही प्रजाति जानवर ही जो पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जैव विविधता के ह्रास के कारण। जैव विविधता के ह्रास के कारण में सबसे प्रमुख, अपना याद रखेगा, सर्व प्रमुख कारण क्या है? आवासीय विखंडन। इन सारे जो ह्रास के कारण है, इसको एग्जाम में दिया हुआ गया था सेकेंड लास्ट ईयर CGPSC में पूछा था कि जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है। तो जैव विविधता ह्रास का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो सर्व प्रमुख कारण क्या है? आवासीय विघटन, आवासीय विखंडन। जो जीव जंतु हैं उनके जो प्राकृतिक आवास जो नष्ट हो रहे हैं, इसे जैव विविधता को सबसे अधिक क्षति या हानि पहुंच रही है। दूसरा क्या है? विदेशी प्रजातियों का आगमन। उनके क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के आगमन से जैव विविधता को ह्रास होता है। संसाधनों का अतिदोहन, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का अतिदोहन करेंगे तो ठीक है, आसपास के जंगलों की कटाई, ठीक है, अपना इन वनों पे अपना शहरीकरण, तो इससे भी जैव विविधता को क्षति या ह्रास पहुंचता है। चौथा है प्रजातियों के मध्य संघर्ष और प्राकृतिक आपदा। क्या प्रजातियां अपने मध्य भी संघर्ष करती हैं, और संघर्षशील में जो अपना उत्तम होगा, जो सर्वोत्तम होगा, वही प्रजाति अपने अस्तित्व को बचा पाती है। इससे भी जो है अपना जैव विविधता को ह्रास होता है। याद रखेंगे, प्राकृतिक आपदा जैसे जंगल में आग लगना, भूकंप इत्यादि। और आखिरी है सह विलुप्तता, अपने ही कारणों से, कुछ विशेष कारणों से एक प्रजाति सह विलुप्तता अपने आप में पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। जैसे डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए, या कोई ऐसी विशेष प्रजाति जो पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाते, अपने आप
जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ संघर्ष नहीं कर पाते, तो ऐसी जाति समूल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वो भी जैव विविधता के ह्रास के कारण है, अपने ही कारणों से। अब देखते हैं, भारत में जैव विविधता के 10 क्षेत्र हैं। भारत में जैव विविधता का द्वार पूर्वोत्तर राज्यों को कहा जाता है। भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों को। भारत में जैव विविधता का भंडार पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक, अब हमारा अगला चैप्टर है जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। क्योंकि आपने देखा कि जैव विविधता, अभी तक हमने क्या देखा कि जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जीव, जंतु और पादपों के मध्य पाए जाने वाली विविधता जैव विविधता है। अब जैव विविधता को हमने देखा कि अलग अलग इसके प्रकार देखें, अल्फा, बीटा, गामा। अब जैव विविधता के संरक्षण की विधियां हमको देखना है इसको संरक्षण के लिए। तो जैव विविधता के संरक्षण को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है इन सेटू कंजर्वेशन और एक सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसको पहले इन सेटू को बोलते हैं स्वस्थाने या स्थानीय संरक्षण, और एक सेटू को बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, याद रखेंगे। तो देखिए, इन सेटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण, जब जीव जंतु और पादपों को उनके मूल स्थान पर, उनके आवासीय स्थान पर ही जब हम उनको संरक्षण देंगे, तो उसको इन सेटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। वहीं जब जीव जंतु या पादपों को उनके मूल स्थान से, उनके आवासीय स्थान से हम उनको कहीं और संरक्षण अगर दें, तो उसको एक सेटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार इन सेटू के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, अभ्यारण्य पार्क, जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब किसमें आते हैं? इन सेटू में। याद रखिएगा, आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र। वहीं एक सेटू में क्या क्या आते हैं? चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, अनुवांशिक बैंक, ठीक है, जीन बैंक, सीड बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, ठीक है, क्रायो पिंजर्वेशन। ठीक है, क्रायो पिंजर्वेशन ये क्या होता है कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम लोग जो है अपने चीज़ों को जो संरक्षित करेंगे, पादपों को, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रायो पिंजर्वेशन। वनस्पति उद्यान, वृक्ष प्राणी उद्यान, जल तंत्र, ये सब आता है। वनस्पति उद्यान को एग्जाम में पूछा था कि ये इन सेटू या एक सेटू का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बहुत सारे थे, तो इसमें याद रखिएगा वनस्पति उद्यान क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण एक सेटू का एग्जाम्पल है। ठीक है, वही चीज़ है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, मतलब स्वस्थानीय जैव संरक्षण के उद्देश्य से हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करते हैं कि जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट में ही हम उनको संरक्षण दें। इसलिए हम लोग जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करते हैं। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसा कि हमने ऊपर में देखा। राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य में इन सेटू संरक्षण द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीव जंतु का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है, तो उसे इन सेटू संरक्षण कहते हैं। जबकि उन्हें कहीं दूर स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो उसे एक सेटू संरक्षण कहा जाता है। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य, ठीक है, स्थानीय संरक्षण एक सेटू के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देते हैं, एक सेटू वही है। एक सेटू संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक सेटू संरक्षण की 2 विधियां हैं। पहली विधि के तहत जूलॉजिकल पार्क अर्थात जैसे चिड़ियाघर वगैरह हैं, जूलॉजिकल पार्क में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है। जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, ठीक है, जीव जंतु के जो शुक्राणु हैं, जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। अभी ऊपर हमने देखा ना, क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन वाले, तो वही था। अब आगे हमारा क्या है चैप्टर, आगे हमको देखते हैं कि जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता के तप्त स्थल किसको कहा जाता है? होप स्पॉट, हॉट स्पॉट को। तो देखते हैं सबसे पहले होप स्पॉट क्या है। होप स्पॉट ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? समुद्री संवेदनशील क्षेत्र को होप स्पॉट बोलते हैं। मतलब मरीन, समुद्र में ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, उसको बोलेंगे होप स्पॉट जैव विविधता की दृष्टि से। ठीक है, खोज करता है इसकी सिलिविया अर्ल। होप स्पॉट की खोजकर्ता कौन है? सिलिविया अर्ल।
खोज मिशन का नाम था मिशन ब्लू, क्योंकि समुद्र में चला। मिशन ब्लू। खोजकर्ता कौन है? सिल्विया अर्ल, याद रखेंगे। भारत का पहला होप स्पॉट अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह है। भारत का पहला होप स्पॉट कौन सा है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। होप स्पॉट किसको बोलते हैं? ध्यान से सुने। समुद्रीय संवेदनशील क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टि से, उसको बोलेंगे होप स्पॉट। उसके बाद में हॉट स्पॉट देखते हैं। स्थलीय संवेदनशील क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से। हॉट स्पॉट स्थलीय संवेदनशील क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टि से। ये अवधारणा किसकी है? नॉर्मन मायर्स की। 1988 में उन्होंने दिया था। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसकी है? नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर। हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर। समूचे विश्व में अब तक लगभग 36 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। भारत में 4 प्रमुख हॉट स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं। पहला पूर्वी हिमालयन, ये सबसे प्राचीन है, पूर्वी हिमालयन। दूसरा पश्चिमी घाट, ये सबसे बड़ा है। तीसरा इंडो बर्मा और चौथा है सुंडालैंड, ये सबसे छोटा और नवीनतम है। याद रखेगा सुंडालैंड, ठीक है। सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह ये पूरा जो है ये सबसे नया और सबसे छोटा है। स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुतायत हो, मतलब हॉट स्पॉट बनने के लिए किन किन बातें शामिल होनी चाहिए ये देखिए। उसके लिए आधार क्या है? पहली बात, स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुतायत हो, ऐसा क्षेत्र जहां स्थानीय प्रजाति बहुत ज़्यादा हो, ठीक। दूसरा, 0.5% या 1500 पौधे उपस्थित हो। 0.5% या 1500 पौधे मतलब या तो उस क्षेत्र में 1500 पौधे स्थानीय हो या 0.5% जो अपने स्थानीय पौधे हैं वो मौजूद हो, ये बोल रहा है। 0.5% या 1500 पौधे उपस्थित होने चाहिए जो स्थानीय पौधे हैं, मूल पौधे हैं उनमें से। और तीसरा, 70% पौधे नष्ट हो चुके हो तथा उनके आवास क्षेत्र के नष्ट होने का खतरा हो, मतलब उस क्षेत्र के जो 70% जो पौधे हैं वो नष्ट हो गए हों और उनके आवास को अपना क्षति पहुंचने का खतरा हो। ये याद रखेंगे। ये 3 आधार है। पहला, स्थानीय प्रजातियों की संख्या बहुतायत होनी चाहिए। दूसरा, 0.5% या 1500 पौधे उपस्थित होने चाहिए। 70% पौधे नष्ट हो चुके हो तथा उनके आवास क्षेत्र के नष्ट होने का खतरा हो। अब देखते हैं जैव विविधता के महत्व। देखिए जैव विविधता का महत्व क्यों है? पहला, मृदा निर्माण, ठीक है, मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा निर्माण, क्योंकि उस क्षेत्र को संरक्षित करेंगे तो मृदा निर्माण। पारिस्थितिकी उत्पादकता बढ़ती है, जो इकोलॉजी है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम संरक्षण कर रहे हैं तो जीव जंतुओं का ह्रास नहीं होता। जो विलुप्त होने के कगार पर हैं वो भी अपना अस्तित्व बचा करके अपना उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मृदा अपरदन को भी रोकथाम मिलता है। पेड़ पौधे जंगल लगेंगे, उनका संरक्षण करेंगे तो मृदा अपरदन को रोकथाम हेतु प्रयास आपको देखने को मिलता है। तीसरा क्या है? जल संसाधनों की सुरक्षा और पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग, ये अपना जैव विविधता के महत्व है। इसको आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए जैव विविधता के उपयोग में, ठीक है, जैव विविधता के उपयोग में पहला, इससे पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है, ठीक है, पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है। दूसरा, परितंत्र सेवाएं। परितंत्र सेवाएं मतलब इकोलॉजी जो अपना सर्विस, जैसे कि अपने को अपशिष्टों का पुनर्चक्रण, जो भी अपशिष्ट हैं, जल संरक्षण होता है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन के रोकथाम, पोषण चक्रण, सस्य परागण, ठीक है, सस्य परागण होता है, जलवायु नियंत्रण होता है वनों एवं सागरों द्वारा, ठीक है। सांस्कृतिक लाभ इसका क्या है? धार्मिक विश्वास बढ़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव भी ये एक तरह का से अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि आप किसी भी देश में जैव विविधता का संरक्षण करेंगे और कोई भी देश अपना जैव विविधता से अपना समृद्ध है, मतलब वो राष्ट्रीय गौरव की बात है कि वहाँ जीव जंतु और पादपों का संरक्षण किया जा रहा है और वो देश जीव जंतु और पादपों से समृद्ध है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है? सौंदर्य परक लाभ, क्योंकि अगर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में होंगे तो पर्यटन, पालतू जानवर, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। साहित्यिक रचनाएं होती हैं, लोग घूमने जाएंगे, देखेंगे ऐसे स्थलों में तो अपना साहित्यिक रचनाएं करते हैं। और देखते हैं भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत। हाँ भाई, नई फसलें मिलेंगी अपने को, नई नई फसलें, फल फूल मिलते हैं, ठीक है, उन्नत किस्म के फसल मिलेंगे। दवाएं और औषधियाँ जैसे कुनैन, टैक्सोल, मार्फिन, ठीक है, मार्फिन दर्द निवारक जो दवा होती है मार्फिन, कुनैन, ठीक है, जो मलेरिया के लिए अपना कुनैन वृक्ष का छाल का उपयोग करते हैं, टैक्सोल। तो इस प्रकार से जैव विविधता हमारे लिए इतना उपयोगी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो आज का जैव विविधता पर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।